नमस्कार। आईएनडी स्पेशल 23 का रण और 24 का प्रण में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो बूथ स्तर पर पकड़ की किस तरह से कवायद है और किस तरह से तमाम हार जीत का लेखा जोखा कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने बनाया है। 24 सीटों पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है। मिशन 23 की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस जुटी हुई है। आखिर कौन सी हैं ये 24 सीटें जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फोकस कर रही हैं? बूथ स्तर पर किस तरह से पकड़ की कवायद है, ये हम बात करेंगे। और किस तरह से सियासी दल हार जीत का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। 24 विधानसभा सीटों पर मंथन हो रहा है। दरअसल अब हम बता देते हैं कि ये 24 सीटें हैं जहां पर जीत हार का जो अंतर है वो 3000 वोटों से कम का था। साल 2018 में 3000 से कम मतों से यहां पर हार जीत तय हुई थी। 24 सीटों का गणित सुधारने भाजपा और कांग्रेस मंथन कर रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर यहां पर मात्र 0.13% रहा था। भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल अगर हम बातें करें तो 41.02% भारतीय जनता पार्टी को 2018 का विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको याद होंगे। जब ये नतीजे सामने आए थे तो भारतीय जनता पार्टी को 41.02% वोट मिले, कांग्रेस को 40.89%। यानी कि इन दोनों का जो अंतर आप देखेंगे वो 0.13% था। तो इसी वजह से 2018 का चुनाव भी बेहद दिलचस्प था और यही हम चर्चा आज भी करेंगे कि आखिर इन 24 सीटों के जरिए दोनों ही पार्टियां किस तरह से अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 24 सीट मिलेगी, इसलिए वो मंथन कर रही है। हमारा लक्ष्य 230 सीट है। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी 230 पर ही मंथन कर रहे हैं। हमें सिर्फ 24 सीट पर मंथन करने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी कवायद है और दोनों ही पार्टियों की कोशिश इस बात को लेकर है कि इन सीटों पर अच्छे से न केवल मंथन हो बल्कि साथ ही साथ पूरी रणनीति भी तैयार की जा सके ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी कि उसका सामना ना करना पड़े। इसके लिए अभी से तमाम कवायद शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने उन्होंने 51% वोट का एक लक्ष्य रखा था और आपने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 200 पार का नारा दिया है। तो निरंतर पूर्व में जो हमारे रिजल्ट्स रहे हैं उसको लेकर समीक्षा, जहां पर डिफरेंस कम रहा है उसमें बेहतर करने की स्थितियां कैसे बनेंगी और आगे की रणनीति जो है पार्टी ने पूरी बना ली है और लगातार उस पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर इस बार बम्पर जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है, आप देखेंगे कि कांग्रेस की 15 महीने की नकारा भ्रष्ट और साथ में वादा खिलाफी वाली सरकार को दरकिनार करके फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की आपने कवायद सुन ली है, किस तरह से दोनों पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं। लेकिन तैयारियां किसकी ज्यादा है किसकी कम, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं और समझाने की ये कोशिश करते हैं कि चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं बीजेपी कांग्रेस की क्या कवायद है, ये एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ
24 सीट मिलेगी, इसलिए वो मंथन कर रही है। हमारा लक्ष्य 230 सीट है। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी 230 पर ही मंथन कर रहे हैं। हमें सिर्फ 24 सीट पर मंथन करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने उन्होंने 51% वोट का एक लक्ष्य रखा था और आपने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 200 पार का नारा दिया है। तो निरंतर पूर्व में जो हमारे रिजल्ट्स रहे हैं उसको लेकर समीक्षा, जहां पर डिफरेंस कम रहा है उसमें बेहतर करने की स्थितियां कैसे बनेंगी और आगे की रणनीति जो है पार्टी ने पूरी बना ली है और लगातार उस पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर इस बार बम्पर जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है, आप देखेंगे कि कांग्रेस की 15 महीने की नकारा भ्रष्ट और साथ में वादा खिलाफी वाली सरकार को दरकिनार करके फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। चलिए, अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। प्रहलाद जी का बहुत स्वागत है IND24 में। और सिद्धार्थ राजवत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी, के मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 24 सीटें चाहिए, इसलिए 24 सीटों पर मंथन कर रही है, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को तो पूरी की पूरी 230 सीटें चाहिए, इसलिए कांग्रेस 230 सीटों पर मंथन कर रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, के मिश्रा जी अब क्या क्या बोलते हैं, विगत दिनों आपने भी सुना है। वो कितने गंभीर रहते हैं और किस तरह की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, हम 230 पे कर रहे हैं, या हम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आप 230 पे हारने की स्थिति में हो, इसलिए आप 230 की आप मंथन कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है, संगठन ही अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़वाता है। हमारे यहाँ नेता नहीं, संगठन, और संगठन से ही नेता, ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2 साल पहले से ही, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे संगठन को वहां पर सुदृढ़ करने की जरूरत है, वहां पर हमको कार्यकर्ताओं में एक टीम जो सक्रिय करने की आवश्यकता है, हमारे विभिन्न मोर्चों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कोर संगठन तक का, वो निरंतर बूथ डिजिटलाइजेशन से लगाकर इतना बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया कि 65,000 के आसपास जो बूथ हैं, हम उन सभी बूथों को कैसे मजबूत करें, कार्यकर्ताओं की टीम बने और उनका डिजिटलाइजेशन किया जाए, उसका पूरा डाटा भोपाल आकर उस कार्यकर्ता से सतत संपर्क भी किया जाए। इसे हम बूथ स्तर पर काम करने के लिए हमारे नेताओं को भी स्पष्ट तरीके से पार्टी के निर्देश हैं, संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश है कि आपको निचले स्तर तक जाने की आवश्यकता है। हमारे इतनी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की जनता के लिए संचालित हैं, चल रही हैं, जिससे प्रदेश की जनता लाभान्वित भी हो रही है। उन जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, सक्रिय रहें, और हमें कांग्रेस के संगठन से तो कोई चिंता ही नहीं है, ना ही उनके नेताओं से चिंता है। और 2018 के परिणामों की बात हमारे कांग्रेसी मित्र बार बार कभी कभी किया करते हैं कि हम सरकार में आए थे। मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा अंतर नहीं था कि आप इतनी खुशियां मनाए और आपके ही नेता आपकी कार्यशैली से नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार मध्य प्रदेश के अंदर बनी और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण की अपनी एक मंशा को लेकर जनता के बीच में काम कर रही है और संगठन भी बेहतर हमारा काम कर रहा है पार्टी को मजबूत करने के। चलिए, मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेता हूं। सिद्धार्थ जी, आप लोग 230 सीटों पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि के मिश्रा जी के बयान से तो ये लग रहा था, लेकिन मेरा सीधा सवाल यही है जो प्रहलाद जी बात कर रहे थे कि बड़े मैंडेट से आप लोग 2018 में नहीं आए थे। बहरहाल 2023 किस तरह से कांग्रेस के लिए अच्छा और बेटर रहेगा, इसकी क्या कुछ कवायद है? सर, प्रथम तो प्रहलाद जी ने जो बोला है कि हमारा संगठन काम करता है, हमारी पार्टी काम करती है, हमारा कार्यकर्ता काम करता है, तो मैं ये थोड़ा सा उनको संज्ञान में ला दूं
कि आपकी पार्टी को, आपके संगठन को और आपके कार्यकर्ताओं को सिंधिया नामक दीमक चाट रही है। और वो ये देखिए आप किस प्रकार से वो मीटिंग में से उठ के जाते हैं, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक बीमार भाजपा, जो नरेंद्र सिंह तोमर और के रूप में काम कर रही है। आज उनका एक एक कार्यकर्ता सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो संघ है उन्होंने जाके नतमस्तक होके सिंधिया के राजघराने में अपना माथा टेक दिया है, जिससे कि आज जो एक इनका एक संगठन था, एक कैडर था, वो नाराज होके घर बैठ गया है। ये तो रही प्रहलाद जी के संगठन की बात। और अभी ये जो बात कर रहे थे कि 18 में हम लोग कोई बहुत लंबे अंतराल से नहीं जीते हैं, तो आप घमंड मत करिएगा। आपकी 16 निकाय थी, 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते हैं, जो आपका गढ़ हुआ करता था, नागपुर के बाद मिनी गढ़ माना जाता था आरएसएस का, जिसको भेदा है। 18 साल बाद हम मुरैना जीते हैं, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते हैं। तो ये जनता का रोष है। जो आप अभी योजनाएं गिना रहे थे, जो 25,000 झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह जी जो कर चुके हैं, जिनके नारियल आए दिन हेलीकॉप्टर में रख के उड़ देते हो, कहीं भी फोड़ आते हैं। 60% जो केंद्र से राशि आती है 3 साल से आप लेके नहीं आ पाए हैं। 3,25,000 करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्जा हो गया है। 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद नहीं भर पाए हैं। आदिवासी और आदिम जाति के आप देखिए, आदिम जाति कल्याण विभाग 4,500 उनके जो छात्रावास थे वो बंद कर दिए गए हैं। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आप एक तरफ जो हमारे जो आदिवासी और दलित हैं उन पर अत्याचार, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, गुजरात, उड़ीसा, केरल, आप बताइए वहां का कोई भी मजदूर मध्य प्रदेश में काम करता हुआ दिखता है? आज मध्य प्रदेश का जो मजदूर वो IIS होके दूसरी जगह पे नौकरी करने जा रहा है, परेशान हो गया। 2 जून की रोटी नहीं है उसके पास, और आप कौन सा विकसित मध्य प्रदेश दिखा रहे हैं? आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए, फिर आपने कहा विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर आपने कहा हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों में आप तो सिद्धार्थ जी, आपको आज 2022 में मैं प्रहलाद जी हैं और देवदत्त दुबे जी हैं, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आज भी क्या वही मध्य प्रदेश आपको नजर आ रहा है जहां पर पलायन के लिए आतुर जनता रहती थी आज 2022 में? NCRB की रिपोर्ट है, आप उसको जरा पढ़िएगा कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है मजदूरों का, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ रहा है। आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता था, आज मध्य प्रदेश में इस कदर आप देखिए, आप नीमच जाइए, मंदसौर जाइए, आप झाबुआ जाइए, अलीराजपुर जाइए, आप छतरपुर जाइए, टीकमगढ़ जाइए, यहाँ का 80% वहाँ का जो आदमी है वो आज बाहर कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है। दिल्ली आपके सवाल पे सर वाजिब जवाब लेने की कोशिश करूंगा प्रहलाद कुशवाहा जी से। उससे पहले हम रुक करते हैं देवदत्त दुबे जी का। आप दोनों के पास एक बार फिर से मैं लौटूंगा। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी, आपका IND 24 में अभी आप प्रहलाद कुशवाहा जी और सिद्धार्थ जी को सुन रहे थे। हालांकि मेरा सवाल केवल यही रहेगा सर, 2023 से पहले कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी संख्या तकरीबन 24 है, जहां पर जीत हार का जो अंतर है वो 3,000 वोटों से भी कम था। यानी कहीं 200 वोट से भी कोई पार्टी जीत गई, कहीं 700 वोटों से कोई पार्टी जीत गई। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। जी देवदत्त जी। देखिए विवेक जी, हम लगातार चुनावी नब्ज पर नजर रखते हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये हर चुनाव में आंकड़े बदल जाते हैं, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, और किस चुनाव की क्या परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय होता है। ये नहीं होता कि पिछले चुनाव परिणामों से हो जाए। प्रत्याशी बदला, परिणाम बदल जाता, परिस्थितियां बदली, परिणाम बदल जाता। जैसे आप देखेंगे, कांग्रेस के जो विधायक बीजेपी में आए और उपचुनाव हुआ, कोई 3,000 से, कोई 5,000 से, कोई 10-20 हजार से जीता था कांग्रेस के टिकट पर, और वही लोग 1.5 साल बाद जब उपचुनाव में लड़े तो कोई 41,000, कोई 51,000, कोई 59,000, कोई 54,000 से भाजपा से जीत रहे हैं, जो कांग्रेस से कभी जीते थे। यदि यही कांग्रेस सोच लेती कि हमारा उम्मीदवार 18 में जहां 20,000 से जीता है, 2,000 से तो अभी जीत ही जाएगा, तो क्या होता? कुछ नहीं होने वाला। आंकड़े अलग है, राजनीति में कोई एक फार्मूला कभी फिट नहीं होता। आप प्रत्याशी बदलोगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, पार्टी का माहौल और सामने वाला प्रत्याशी कैसा है। आप देखेंगे इन दलों को अपने कैडर पे बहुत भरोसा रहता है कि हमारे बूथ तक मजबूत है।
किन्नर जीत जाता है, दोनों दलों को जमानत बचाने की दो पड़ती है, निर्दलीय जीत जाते हैं। और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हैं, जैसे 2003 का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल भरा दौर था। तब वहां देखो 38 विधायक तो कांग्रेस के जीते ही थे ना, जब लहर थी बीजेपी की। तो ये मतदान के समय क्या परिस्थिति है वो ज्यादा डिपेंड है। केवल ये होता है कि यदि आपका नेटवर्क मजबूत है, आपका प्रत्याशी अच्छा है और आप यदि बेहतर मैनेजमेंट करते हो तो चुनाव परिणाम को अपनी तरफ ला सकते हैं। चुनाव कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है जैसा कई लोग उसको हल्के में राजनीति को ले लेते हैं। राजनीति एक विज्ञान है जो समझा पाए वोटर को कि मैं हीरो और सामने वाला खलनायक, तब चुनाव परिणाम को अपनी तरफ प्रभावित करने में जी। और मैं यही कहूंगा दुबे साहब, एक लाइन में आपने पूरी परिभाषा निर्धारित कर दी। बिल्कुल। मैं लौटूंगा सर आपके पास एक और आपका बहुमूल्य प्रतिक्रिया लेने के लिए। प्रहलाद जी का रुख करते हैं। प्रहलाद जी, सिद्धार्थ जी तो ये कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया सर, आज भी मध्य प्रदेश वही पुराना मध्य प्रदेश है जहां पर मजदूर पलायन करता है, युवा पलायन करने को मजबूर है। आप लोग क्या कोई दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं? सिद्धार्थ जी को नजर नहीं आ रही, अर्थात उनकी पार्टी को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ जी मध्य प्रदेश को अगर देखेंगे तो जरूर, उन्होंने एक चीज मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि क्या दूसरे राज्यों के मजदूर हों या व्यापारी हों, क्या यहाँ पर अपना रोजगार की तलाश में आते हैं मध्य प्रदेश में? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आजू बाजू भी देखिएगा, हर शहर में, ये भारतवर्ष है, यहाँ पर जिसको जहां रोजगार मिलता है वो जरूर वहां पर जाता है। और इसको आप ये कहेंगे कि 2023 के पहले 2003 के पहले की बात करें, मध्य प्रदेश में आप देखते होंगे कि जो आधारभूत एक ढांचा था हमारे मध्य प्रदेश का, चाहे वो आप सड़कों की बात करेंगे तो सड़कें मध्य प्रदेश में होती नहीं थी। बिजली की तो ये हालत थी कि विद्यार्थी, मुझे लगता है मैं भी उस समय विद्यार्थी ही था जी। तो विद्यार्थी होने के नाते और बाकी जो एक पूरा शैक्षिक क्षेत्र था, वहां पर लालटेन लेकर, क्योंकि खबर ये नहीं होती थी कि लाइट गई, खबर ये होती थी कि लाइट आई। मतलब आप ये देखिए कि आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े हाईवेज हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आपको बड़े हाईवे मिलेंगे, 24 घंटे की निर्बाध बिजली भी मिलती है। और जो इन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी, तो मध्य प्रदेश के अंदर आज कोई भी घटनाएं होती हैं, अगर किसी बच्चियों के खिलाफ अभी अगर किसी ने कुकृत्य किया है तो 80 से ज्यादा फांसी की सजा देने वाला पहला मध्य प्रदेश का राज्य है, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर हम हर हाल में कार्रवाई करवा रहे हैं। और आप देखेंगे 2003 के पहले की एक महिलाओं का जो एक पुरुषों का एक औसत होता था कहीं ना कहीं तो 913, और आज हम 934 के महिला संख्या को लेकर प्रति हजार में आए हैं। और अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं हर महीने एक बड़ी संख्या में रोजगार मेला लगाकर राज्य स्तर पे रोजगार देने की काम कर रही है। और जहां पर अगर नौकरियों का, सरकारी नौकरियां, तो सतत आप देखेंगे कि 2000 के पहले तो पीएससी होती नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी जितने समय मुख्यमंत्री रहे उनने पीएससी की परीक्षाएं नहीं करवाई। 2003 के बाद पीएससी की परीक्षाएं हुई हैं, लगातार अधिकारी कर्मचारी निकल रहे हैं। हाँ, कुछ आरक्षण के विषयों को लेकर जो कोर्ट में मामले हैं उनको छोड़ दिया जाए तो लगातार अभी आप देखेंगे 40,000 भर्तियां निकली हैं। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां भरेंगे। और मैं माननीय राजावत जी से ये पूछना चाहूंगा कि 1-2 घोषणाएं आप बताइए जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी नहीं की। आप यूं ही बोल देंगे कि वो घोषणा करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक घोषणा बताइए जो उन्होंने पूरी ना की हो। तो मध्य प्रदेश के अंदर जनता के लिए एक संवेदनशील मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, संगठन अपने स्तर पर काम करता है, संगठन को मजबूत करने के लिए। और आने वाले चुनाव में चाहे 2023 हो, 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में और केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा, प्रतिक्रिया दे सकते हैं सिद्धार्थ जी आप। जी
कॉलेज के अंदर आपने वहाँ पे पढ़ाया हो, उसको है ना पीएचडी में पात्रता मिलती है। तो अभी आरटीआई के तहत हम लोगों ने कागज जो दस्तावेज निकलवाए हैं, उसमें से कई पीएचडी के ऐसे छात्र हैं संघ से संबंध रखते हैं, उनके पिताजी या उनका कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और वो कॉलेज को खुले हुए 3 साल है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के उसने पीएचडी में नौकरी कर रहा है। ये इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा मामला, और 287 करोड़ का आप लोग लॉकडाउन में है जो आदिवासियों के नाम पे थी। अभी आपने पोषण आहार का नहीं होगा कि स्कूटर पे और मोटरसाइकिलों पे 3-3 टन माल उस पर लद के बढ़ गया। तो ये पूरे भ्रष्टाचार आपके राज में हुए हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सिद्धार्थ जी, लबाब ये है क्या पूरी बात का कि सब योजना पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप 11 डैम बह गए, 35,000 किलोमीटर से ज्यादा की रोडें बह गई एक बरसात में, उसके बाद भी इसको भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे आप बताइए? इसको क्या प्रहलाद जी इसको वरदान मानेंगे मध्य प्रदेश का? स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए थे, विकसित मध्य प्रदेश बोला था, आत्मनिर्भर बोला था, क्या आत्मनिर्भर हो पाया क्या? मैं पूछता हूँ प्रहलाद जी से, ये कोरम डैम जो 300 करोड़ का जो 100 करोड़ का था वो 300 करोड़ पे कैसे पहुंच गया? फिर उसको बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए 50 करोड़ खर्च करके उसका रास्ता बदला जाता है। कौन सा विकास है बताइए? और आप माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मैं आपको बता दूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ही हरसूद जो हम लोगों हरसूद डूबा था, जो उसका मुआवजा बटा था, उसके बाद आज जो अतिरिक्त आप जो ऊर्जा विद्युत हमारी बन रही है, जो आप महाराष्ट्र को बेच रहे हैं, शिवराज सिंह जो बेच रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी का ही प्रयास था। और दिग्विजय सिंह जी उस समय पे लग गए थे जब देखा था कि मध्य प्रदेश के अंदर बिजली की कमी है, सड़क रोड है। उस समय पे केंद्र के अंदर किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मध्य प्रदेश का फंड रोका, अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश का फंड क्यों रोका? जिससे कि हम विकास नहीं कर पाए। इस पे कभी किया क्या पैदा किया आपने? ठीक है जी प्रहलाद जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, फिर हम देवदत्त जी का रुख करेंगे। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि देखिए, दिग्विजय सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं राजावत जी, उनका काम है तारीफ करना, लेकिन इसी मध्य प्रदेश के अंदर उनको बंटा ढार की छवि इसी मध्य प्रदेश की जनता ने दी कि मध्य प्रदेश का यहां पर डकैतों का राज होता था, न लाइट होती थी, न बिजली होती थी, न शिक्षा होती थी। शिक्षा के कई क्षेत्रों में नकल के इनके केंद्र बने हुए थे। और रही बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के लिए बैठे, करिए, लेकिन अच्छी चीजों का समर्थन भी करना सीखना चाहिए। आज इसी मध्य प्रदेश के अंदर बालिकाओं के लिए 43 लाख लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, माता पिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तो कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों में नहीं किया, तो अभी क्या करेगी? चलिए देवदत्त दुबे साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया सर। जी देवदत्त दुबे जी। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल थोड़ा सा जीत हार के गुणा भाग को एकदम फोकस ना बनाए रहे, अच्छे कामों पे विपक्ष में विपक्ष की भूमिका, सत्ताधारी भूमिका में, तो ये आंकड़े ज्यादा इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप के लिए समर्थन मिलता जाएगा। और केवल आंकड़ों पर फोकस करोगे और कुछ अपनी भूमिका सही अदा नहीं करोगे तो ये आंकड़ों की बाजीगिरी तो ज्यादा दिन चलती नहीं है। इस प्रदेश में 2 ही दल है, भाजपा और कांग्रेस, बारी बारी से आते जाते रहते। इन दोनों दलों को समझना चाहिए कि अब 23 में और दल भी हुंकार भर रहे हैं। आप पार्टी ने एंट्री की है नगरीय निकाय चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल जी, और ओबीसी भी है, बसपा सपा भी है जी। यदि ये लोग अपना परफॉर्मेंस बनाए रहेंगे तो तीसरे दल को संभावना नहीं मिलेगी, अन्यथा इन लोगों को ये भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अहम बात आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, देवदत्त जी, सिद्धार्थ जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 23 का रण है और 24 का प्रण है। सबसे बड़ी बात यही है कि वे सीटें जो कि बहुत ही कम मार्जिन से दूसरी पार्टी जीत गई थी, यानी मान लीजिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अगर पहले से विधायक था तो कांग्रेस का विधायक बन गया महज 700 या 800 के अंतर से, 800 यानी वोटों के अंतर से। यही चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुई।
पर अब सवाल यह है कि जिस तरह से मंथन हो रहा है, इसका फायदा किसे मिलेगा और जनता से जो उम्मीदें हर बार की जाती है कि हाँ आप हमारी पार्टी को वोट कीजिए, वो किस बिना पे होगी, ये हम लोग लगातार देखते रहेंगे। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।